सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो उभर कर आई। उनमें सर्वप्रमुख समस्या ये थी कि इन रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से किया जाए। इसीलिए रियासती सचिवालय की स्थापना हुई सरदार पटेल की अध्यक्षता में। वीपी मेनन इनके सचिव थे रियासती सचिवालय के। तो तत्कालीन भारत में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। उन 500 साढ़े 500 से ज़्यादा रियासतों का विलीनीकरण किस प्रकार किया जाए, उन राजाओं को एक भारत में, संगठित भारत में शामिल किया जाए, ये बहुत दुष्कर कार्य था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही ये व्यवस्था कर दी कि जो रियासतें, देशी रियासतें हैं, वे अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती है और कोई रियासत चाहे तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है और कोई रियासत चाहे तो वह ब्रिटेन के साथ पूर्व जैसा संबंध था वैसा संबंध बनाए रख सकती है। तो इस प्रकार से इन रियासतों का विलीनीकरण बहुत दुष्कर कार्य था। इस दुष्कर कार्य को पूर्ण करने का दायित्व रियासती सचिवालय ने प्रारंभ किया। तो तत्कालीन जब हम राजस्थान की या राजपूताने की जब बात करते हैं तो तत्कालीन राजपूताने में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक ब्रिटिश शासित क्षेत्र था। 19 रियासतों की अगर हम बात करें तो 19 रियासतों में मेवाड़, गोइल वंश की अगर देखें तो मेवाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। राठौड़ों की अगर रियासतों की बात करें तो जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है। ये प्रमुख राठौड़ वंश की रियासतें थी। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो हाड़ा वंश की देखें तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ हाड़ा वंश की रियासतें रही है। झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है और मेवाड़ सर्वाधिक प्राचीन रियासत रही है। तो हाड़ा वंश की ये रियासतें रही है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और अगर हम देखें तो भाटी है, यादव वंश की देखें तो जैसलमेर है और करौली है। जयपुर कछुआ वंश की रही है, ठीक है, जयपुर है। अलवर नरुका वंश की रही है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें जाट रियासतों में 2 रियासतें, भरतपुर और धौलपुर रियासत जाट रियासतें। मुस्लिम रियासत एक टोंक मुस्लिम रियासत थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार राजस्थान में जो सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत थी। तो इस प्रकार से ये लगभग 9 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीम, राणा और लावा। अजमेर एक छोटा सा राज्य के बीच में केंद्र शासित या ब्रिटिश शासित क्षेत्र था। इन रियासतों को राजस्थान में शामिल करना एक दुष्कर कार्य था और ब्रिटिश सरकार ने भारत के टुकड़े करने की भी पूरी योजना बना रखी थी। और जो भारत स्वाधीनता हुई उससे पहले जो भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 पारित किया गया, उसमें भी ये एक बात रखी गई कि जिस रियासत की जनसंख्या
अगर 1 करोड़ से अधिक है, जनसंख्या अगर 10 लाख है और आय अगर 1 करोड़ से अधिक है, तो वह जनसंख्या 10 लाख, आय 1 करोड़। अगर किसी भी रियासत की जनसंख्या और आय क्रमशः 10 लाख और 1 करोड़ है, तो वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में अगर रियासतों की बात करें तो इस मापदंड पर 4 रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ यानी उदयपुर। तो ये चार ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। इसके अतिरिक्त जो भी रियासतें थी उनको किसी न किसी संघ में शामिल होना था, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर नहीं रख सकती थी। इसलिए कोटा रियासतों वगैरह, कोटा, बूंदी वगैरह, झालावाड़, इन्होंने मिलकर एक संघ बनाने की, ठीक ना, हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं रही, क्योंकि इन शासकों को एक मंच पर संगठित करके लाना और ये बताना कि आप राजा महाराजा के बाद अब भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा, तो मुश्किल कार्य था, बहुत दुष्कर कार्य था। क्योंकि एक मारवाड़ी में कहावत है कि मतीरा भारा निबंध दिया गया। तो ये 19 एक प्रकार के मदिरे से की तरह देशी शासकों को लिया गया, क्योंकि ये सब अपने रूप में स्वतंत्र थे और अब वह लंबी गुलामी निराशा के बाद आकर वह स्वतंत्र हुए हैं। तो अब वह अपना पहले जैसा राजतंत्रात्मक व्यवस्था जैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। इसलिए बहुत सारे शासकों ने सामान्यतः अगर हम देखें तो इन रियासतों में, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण में भी बहुत बड़ी समस्याएं थी, बाधाएं थी। अगर हम इन समस्याओं और बाधाओं की अगर बात करें तो सबसे पहली बाधा तो ये थी कि स्वतंत्रता के बाद अलवर भरतपुर में मेव दंगे हुए और इन दंगों से वहाँ अशांति फैल गई और अशांति में इन रियासतों का विलीनीकरण बहुत मुश्किल कार्य था। और साथ में गांधी जी की हत्या में भी अलवर के नरेश का हाथ होने की बात उसमें सामने आई। तो इस प्रकार से पहली तो एक शांति स्थापित करना एक कार्य था। तो पहला तो शांति व्यवस्था स्थापित करके ही अलवर भरतपुर को शामिल, तो इसीलिए पहला जो मत्स्य संघ बना उसको एक बना के अलग रख दिया गया कि इसको किसी प्रकार से आगे भविष्य में इनकी जो संस्कृति है, इनका जो ये चाहेंगे उसका यूपी या राजस्थान में उनका विलय किया जाएगा। तो दूसरा जो सबसे बड़ा अहम था कि वो हमारे राजस्थान के शासकों की स्वतंत्र रहने की नीति थी। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा और सामंत अपना गौरवशाली अतीत, जो उनके स्वतंत्र रहने की 2500 साल पुरानी उनकी जो गौरवशाली स्वतंत्र रहने की परंपरा है, इसलिए वे अपने आप को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही कि मेवाड़ के महाराणा और जागीरदार हैं वो किसी प्रकार से राजस्थान के संघ में मिलने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वह अपना गौरवशाली, जब मेवाड़ के महाराणा को राजस्थान में शामिल होने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट बात कही कि हमारे पास एक हमारा अतीत है, गौरवशाली अतीत है जो हमारे स्वतंत्रता की कहानी कहता है, इसीलिए हम हमारे गौरवशाली अतीत को तिलांजलि नहीं दे सकते। तो इस प्रकार मेवाड़ राजस्थान में शामिल होना ही नहीं चाहता था। दूसरी एक बात थी कि जोधपुर की, तो जोधपुर सामान्यतः अगर देखें
तो जोधपुर के जो शासक थे या जोधपुर की जो भौगोलिक स्थिति थी वह एक इस प्रकार की थी, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति वह अत्यंत ही रोचक थी यूँ कहें तो, क्योंकि एक तरफ तो जोधपुर के राजा स्वतंत्र रहना चाहते हैं और एक तरफ भौगोलिक और सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी कि पाकिस्तान भी चाहता था कि जोधपुर पाकिस्तान में मिल जाए। और इस प्रकार से जोधपुर का स्वतंत्र रहना, जोधपुर के शासकों द्वारा राजस्थान में विलीनीकरण पर सहमति नहीं देना और राजस्थान में जोधपुर की या भारत में जोधपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसे पाकिस्तान या भारत में से एक पर निर्णय करना, तो ये भी एक मुश्किल कार्य था। तीसरा अगर हम देखें तो बीकानेर की बात थी, तो बीकानेर एक सीमांत प्रदेश था, वहाँ पर इतने भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी और पाकिस्तान से लगने वाली एक उसकी सीमा बॉर्डर था। तो इस प्रकार से बीकानेर की भी एक सीमांत क्षेत्र होने के कारण उस पर भी निर्णय करना कि एक मुश्किल कार्य था कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि सीमा के साथ जो संघर्ष की स्थिति है, जैसे आज हम देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के साथ लगातार संघर्ष, युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। जैसलमेर वगैरह तो छोटी रियासतें थी, उन्हें तो किसी न किसी में शामिल होना ही था। मुख्यतः जो 4 प्रमुख रियासतें थी, जिसमें हमने मेवाड़ के बारे में देखा, जोधपुर के बारे में देखा, और फिर बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की थी कि वो उसे किस प्रकार से उसको रखा जाए या उसे स्वतंत्र रखा जाए। स्वतंत्र की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि अगर राजस्थान को एकीकृत करना है, भारत को एकीकृत करना है, तो उससे रियासतों का विलीनीकरण करना बहुत अनिवार्य था। तो इसे क्या सीधे संविधान सभा में भी इस पर बात रखी कि राजस्थान में बीकानेर को किस प्रकार से केंद्र शासित क्षेत्र बनाया जाए, या इसके बाद अभी हम राजस्थान के एकीकरण पढ़ेंगे तो कौन सी समस्याएं रही, किस प्रकार से समस्या इसका समाधान हुआ, उसका उसमें अध्ययन करेंगे। ये भी एक बड़ी समस्या थी। फिर रहा जयपुर का, तो जयपुर भी अगर हम बात करें तो जयपुर एक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा और उसकी अगर देखें सांस्कृतिक रूप से देखें और आर्थिक सुख सुविधाएं, भौगोलिक सुख सुविधाएं देखें तो अधिक थी। मध्यकाल से ही हम देखें तो मुगल शासकों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, तो उसका आर्थिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ, नगरीकरण भी वहाँ अधिक, तो वहाँ की सुख सुविधाओं को देख के भी जयपुर के रियासत शासक भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो ये प्रमुख थे जो शासकों के साथ जो संबंध थे रियासतों के, जो राजस्थान के एकीकरण के लिए इन शासकों को शामिल करना बहुत दुष्कर कार्य था। इन समस्याओं का समाधान करके राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ हुआ। और अगर देखें तो 25 जून 1946 को जयपुर के राजस्थान के शासकों का एक जयपुर में सम्मेलन भी हुआ, जिसका एक उद्देश्य था कि राजस्थान के शासकों का एक संघ बना के राजस्थान का निर्माण किया जाए, लेकिन वह सफल नहीं रहा। और फिर हम देखते हैं हाड़ौती वाले भी कोटा बूंदी के साथ भी ऐसी कुछ योजना बनी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अंततः जो मुश्किल कार्य था रियासतों का एकीकरण, उस एकीकरण का कार्य हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ, किन चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। जो 7 चरण हैं, उन 7 चरणों का हम क्रमबद्ध अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।